हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज के सी बायो क्लासेस में। और आज हम जो हमने इससे पहले सेशन में पढ़ा था, इससे पहले सेशन में हमने द्विनाम पद्धति के बारे में भी पढ़ा था। उसके नियम बताना भूल गए थे, नियम कुछ लिखवाना भूल गए थे। तो नियम जो थे वो द्विनाम पद्धति के जो नियम हैं वो नामकरण करने के ये है। पहला है, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। जैसे कि सारे जो नाम होते हैं, जंतु वैज्ञानिक नाम जंतुओं के जो होते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक नाम जो वनस्पतियों के होते हैं, वो सभी के सभी कैसे होते हैं, लैटिन भाषा में होते हैं। उनका उद्भव जो है लैटिन भाषा में होता है। ये तिरछे अक्षरों से लिखे जाते हैं। जो छपाई तो बुक में आप देखेंगे तो ये तिरछे अक्षरों से लिखे गए होंगे। लैटिन भाषा में तिरछे अक्षरों से, लैटिन भाषा के होते हैं और तिरछे अक्षरों से लिखा जाता है। इनका उद्भव चाहे किसी से भी हुआ हो, इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। अर्थात तिरछे अक्षरों से लिखा जाता है, अर्थात ये लैटिन भाषा के ही माने जाते हैं कि ये लैटिन भाषा से ही निकले हुए हैं। जैविक नाम में प्रथम शब्द वंश नाम आता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। तो जैविक नाम जो होता है, उस जैविक नाम में क्या होता है कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द जो होता है, पहला आगे वाला जो शब्द होता है पहला, उसे हम वंश नाम कहते हैं। वंश होता है वो जाति, वंश होता है। और जो दूसरा नाम होता है वो जाति होती है, जाति संकेतक पद होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पहले नाम को जीनस नेम कहते हैं और बाद वाले नाम को स्पीशीज एपिथेट कहते हैं, मतलब जाति संकेतक पद कहते हैं। नाम को लिखते समय दोनों पदों को लिखकर रेखांकित किया जाता है। अगर हम हैंड राइटिंग से लिख रहे हैं या हाथ से लिख रहे हैं तो पहले शब्द को और दूसरे शब्द को लिखने के बाद दोनों जो पद हैं उन दोनों पदों को लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन करना पड़ता है। यदि ये बुक में छपा हुआ है तो इसे अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है, तिरछे अक्षरों से इसे लिख दिया जाता है। ठीक है, तो छपाई में ये दोनों पदों को तिरछे अक्षरों से लिखते हैं। रेखांकित का मतलब लैटिन का उद्भव हुआ है, मतलब रेखांकित से क्या मतलब होता है कि इसका उद्भव किससे हुआ है, लैटिन भाषा से हुआ है, इसलिए इसको हम रेखांकित कर देते हैं। अंग्रेजी में चौथा पॉइंट आता है, अंग्रेजी में लिखते समय वंश नाम का प्रथम अक्षर बड़ा होना चाहिए और जाति संकेत पद का अक्षर छोटा होना चाहिए। तो जब हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो अंडरलाइन कर ही देते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में लिखते हैं तो पहले पद का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जबकि जाति का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो जाति के जो अक्षर हैं वो सारे स्मॉल लेटर में होंगे और जो वंश के जो जीनस के जो नाम है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा। अगला लास्ट आता है, जाति संकेत पद के बाद लेखक का नाम भी दिया जाता है। तो आपने कहीं कहीं देखा होगा किताब में कि जो बॉटनिकल नेम है या फिर जूलॉजिकल जो नेम दिया हुआ है उस नेम के बाद फिर कुछ ब्रैकेट में लिखा होता है। जैसे कि हमने उदाहरण दिया हुआ है मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो लिन जो शब्द दिया हुआ है तो लिन का मतलब है लीनियस। तो लीनियस नामक वैज्ञानिक ने पहली बार इस नाम को दिया था, इसलिए इसके नाम के बाद उसका नाम रख दिया जाता है शॉर्ट में लिन। इससे क्या होता है कि वैज्ञानिक को सम्मान दिया जाता है कि और ये भी पता चल जाता है कि किस वैज्ञानिक ने कौन सा नाम पहली बार दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 नियम हैं। ये पांचों नियम द्विनाम पद्धति के हैं। कैसे जंतुओं के नाम या वनस्पतियों के नाम लिखे जाते हैं, उनके क्या नियम हैं, वो ये नियम हैं जिसके साथ हम इनको फॉलो करके हम किसी भी जंतु या वनस्पति का नाम लिख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं त्रिनाम पद्धति के बारे में। ये जो टॉपिक है त्रिनाम पद्धति के बारे में है, ये NCERT में कहीं है, किसी प्रदेशों में है, किसी के प्रदेशों में नहीं है। तो जिसमें प्रदेशों में नहीं है वो इसे छोड़ दें और जिसके में है वो अपने देख लें। पहले बुक में देख लें, त्रिनाम पद्धति आपको में दिया हुआ है। अगर त्रिनाम पद्धति आपको में दिया हुआ है तो आप इसे ज़रूर पढ़ लें। और वैसे ये नीट की परीक्षा में तो ज़रूर आता ही आता है। त्रिनाम पद्धति जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें 3 नाम दिए गए होते हैं। 3 नामों से मिलकर एक जीव का नाम बनता है।
ठीक है। तो इसमें पहला पद शब्द जो होता है वो वंश का नाम होता है, जैसे कि द्विनाम पद्धति में भी था। द्वितीय शब्द जो होता है जाति संकेतक पद होता है, जैसे कि द्विनाम पद्धति में भी था। ऐसे ही तृतीय शब्द जो होता है उपजाति संकेत पद होता है। ये इसमें तीसरा नाम ऐड है कि उपजाति का नाम भी इसमें दिया जाता है, उपजाति संकेत पद का नाम भी इसमें लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर से 3 पद हो जाते हैं, पहला वंश नाम, दूसरा जाति संकेत पद और तीसरा उपजाति संकेत पद। तो जैसे उदाहरण के लिए हम भारतीय कौवे का नाम लेते हैं, तो भारतीय कौवे का नाम जो लिखेंगे कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस लिखेंगे, अर्थात कॉर्वस जो है वो वंश का नाम है, स्प्लेंडेंस जो मध्य में लिखा है वो इसका जाति संकेत पद है और लास्ट में उपजाति संकेत पद है। ऐसी बर्मा का जो कौवा है उसका जो नाम है वो कैसे लिखा जाएगा, कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। तो इंसोलेंस जो है उपजाति है, उपजाति को बताता है इसके, और स्प्लेंडेंस जो है वो इसकी जाति को बताता है, जाति संकेत पद है, और कॉर्वस इसकी वंश को बताता है। श्रीलंकाई कौवा, श्रीलंका का जो कौवा है वो किसका नाम क्या होगा, कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटेगेटस, अर्थात कॉर्वस वंश का नाम हो गया, स्प्लेंडेंस जाति संकेत पद हो गया, और उपजाति जो हुई इसकी प्रोटेगेटस हो गई। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो तिरछे अक्षरों से लिखेंगे, पहला अक्षर बड़ा बनेगा, वंश का पहला अक्षर बड़ा बनेगा और बाकियों के पहले अक्षर छोटे छोटे बनेंगे। इस प्रकार जो लिखा जाएगा तिरछे लेटरों में लिखा जाएगा। जैसे इसका पहला लेटर, जैसे कि इसका नाम क्या हो गया, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस भारतीय कौवे का हो गया, कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस बर्मी कौवे का होगा, कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेटस ये इसकी श्रीलंकाई कौवे का हो गया। मनुष्य का नाम भी इसी प्रकार रहता है, होमो सैपियंस सैपियंस। तो होमो जो हो गया वो वंश का नाम हो गया, सैपियंस जो हो गया वो इसका जाति संकेत पद हो गया, और बाद में तीसरा सैपियंस, तीसरा शब्द जो है सैपियंस उसका मतलब होता है उपजाति, उपजाति इसका बताते हैं। तो इस प्रकार 3 नाम से हम मनुष्य का नाम भी 3 नामों से दिया जाता है, होमो सैपियंस सैपियंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, या हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ वैज्ञानिकों के नाम और उन्होंने क्या काम किए इसके बारे में हम जानते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अरस्तु नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या काम करा था, जंतु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। वो जंतु विज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, इसलिए उन्हें जंतु विज्ञान के पिता कहा जाता है। अगला आते हैं जॉनस्टन। जॉनस्टन जो हैं वो मोलस्का के स्थापक हैं। मोलस्का की स्थापना, जो मोलस्का संघ की जो स्थापना करी है वो जॉनस्टन ने की है। ऐसे लुवेनहॉक जो है वैज्ञानिक, इन्होंने प्रोटोजोआ का अध्ययन किया है, प्रोटोजोआ के जो प्राणी उनका अध्ययन किया और एक नया संघ बनाया प्रोटोजोआ। किसने बनाया, लुवेनहॉक ने। जॉन रे ने, जॉन रे जो है जाति की परिभाषा दी है इन्होंने, जो स्पीसीज़ की जो जाति की परिभाषा है उस परिभाषा को डिफाइन किया है इन्होंने, जॉन रे ने। इसके बाद आते हैं जैकब क्लीन। जैकब क्लीन जो हैं वैज्ञानिक, इन्होंने एकाइनोडर्मेटा शब्द दिया है। एकाइनोडर्मेटा जो नाम है जैकब क्लीन ने दिया है। ऐसे ही लेमार्क जो हैं वैज्ञानिक, इन्होंने एनिडिया नाम दिया है। इसके बाद आते हैं गोल्डफस। गोल्डफस नामक जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने प्रोटोजोआ नाम दिया है। रॉबर्ट ग्रांट जो हैं इन्होंने पॉरीफेरा नाम दिया है। पॉरीफेरा संघ का जो नाम दिया है पॉरीफेरा, वो रॉबर्ट ग्रांट ने दिया है। वॉन सी बोल्ट ने आर्थ्रोपोडा संघ का नाम दिया है। आर्थ्रोपोडा जो संघ का जो नाम दिया गया है वो नाम दिया है वॉन सी बोल्ट ने। गेगेनबार्ग नामक जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने प्लेटी हेल्मिंथीस संघ का नाम दिया है, प्लेटी हेल्मिंथीस नाम दिया है। इस प्रकार तो कुछ और हैं, उनके बारे में भी अभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या किया है कि प्रोटिस्टा नाम दिया है और मोनेरा नाम दिया है। तो प्रोटिस्टा नाम जो और मोनेरा नाम, दोनों नाम जो दिए हैं वो अर्नस्ट हैकेल ने दिए हैं। लास्ट है जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले जो है इन्होंने क्या काम किया है कि न्यू सिस्टमैटिक्स के संस्थापक हैं। न्यू सिस्टमैटिक्स इन्होंने के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है।
किन्होंने बताया है? जूलियन हक्सले ने। तो इस प्रकार इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में अब हमने पढ़ लिया आज। तो इसके साथ ही आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल को नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे आपको साथ। और आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों के पास मेरा ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।